हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट अलाइन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे फॉन्ट साइज, उसके बाद पढ़ेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, फिर लाइन हाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लेटर स्पेसिंग आएगा और फिर फॉन्ट साइज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन का मतलब ये है कि जितना भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है अपने वेब पेज पर, उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, यानी कि वो लेफ्ट की तरफ से स्टार्ट होने वाला है या राइट की तरफ से, या वो सेंटर में होने वाला है या जस्टिफाई। तो इस चीज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। टेक्स्ट अलाइन का मतलब एक्चुअली ये होता है। अब हम यहाँ पे आते हैं और इस सारे टेक्स्ट को हम करते हैं रेज और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं। इसके अंदर हम कोई भी रैंडम सा टेक्स्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम ये लॉरेंस से पैराग्राफ उठा लेते हैं। ये एक रैंडम पैराग्राफ है जो VS कोड हमें देता है। इसको हम जाके देख लेते हैं कि कैसा नजर आ रहा है। देखें कुछ इस तरह से जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो यहाँ पे पेज पे नजर आया है। अभी रैंडम है क्योंकि हमने इसमें कोई भी स्टाइलिंग वगैरह नहीं दी। हमेशा इसमें ऐसा होता है कि इसका जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो लेफ्ट होती है, यानी कि वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है। तो ये देखें जैसे कि यहाँ पे ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, बट अगर हम चाहते हैं कि ये राइट साइड से स्टार्ट हो तो हम क्या करेंगे, VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे स्टाइल में जाकर हम इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे टेक्स्ट लाइन करके यहाँ पे हम जो भी ये देखें VS कोड ने हमें सजेशन देना शुरू कर दी है कि आपने टेक्स्ट को क्या करना है, सेंटर करना है, एंड करना है, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, स्टार्ट, क्या करना है। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट करना है, हमने क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट को राइट करना है। लेफ्ट तो वो बाय डिफॉल्ट है, तो अगर हमने राइट करना है तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और अब इसको देखेंगे कि कैसा नजर आ रहा है। तो ये देखें अब ये जो टेक्स्ट है वो हमारा राइट साइड से अब स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से जाके हम टेक्स्ट अलाइनमेंट में इसकी साइड चेंज कर सकते हैं, या राइट साइड पे देना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे देना चाहते हैं, या जो भी। अभी हम इसको सेंटर भी करके देख लेते हैं। यहाँ से हम सेंटर करेंगे इसको। ये देखें ये सारा टेक्स्ट जो है वो इस तरफ से भी हट गया है और इस तरफ से भी हट गया है और सेंटर में आ गया है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इस तरह से टेक्स्ट अलाइनमेंट में जाकर आप इसकी जो है वो टेक्स्ट की कोई भी साइड चेंज कर सकते हैं, यानी राइट साइड पे देना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे, या सेंटर में रखना चाहते हैं। अगर मेरा सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है या हिंदी में लिखा हुआ है तो उसका जो स्टार्ट है, लेफ्ट साइड है और स्टार्ट है, उसका एक ही काम होगा। यानी वहां पे हम लेफ्ट लिख दें प्रॉपर्टी या स्टार्ट लिख दें, वैल्यू स्टार्ट लिखते हैं या लेफ्ट लिख दें, उसका एक ही काम है, वो एक ही काम करता है। लेकिन अगर आपका टेक्स्ट जो है वो उर्दू में लिखा हुआ है या कोई आप और लैंग्वेज लिख रहे हैं जो बैकवर्ड से स्टार्ट होती है, तो उसमें जो है वो राइट साइड का और उसका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड से स्टार्ट होता है, यानी राइट साइड और एंड जो है वो सेम काम ही वहां पे करते हैं। तो उस साइड पर जो है वो राइट का मतलब होगा, लेफ्ट का मतलब होगा एंड, और वहां पे राइट का मतलब होगा स्टार्ट। वेबसाइट्स पर मल्टीपल लैंग्वेज में कंटेंट होता है, तो उसके लिए ये एक नया मॉड्यूल आया है जिसमें लेफ्ट और राइट और स्टार्ट और एंड का भी एडिशन हुआ है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट हमें ये बताता है कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कितना लाइट लिखा हुआ है या कितना डार्क लिखा हुआ है। अब फॉन्ट वेट में नॉर्मल भी आता है, बोल्ड भी आता है। इसमें ये फॉन्ट की एक स्पेसिफिक जो है वो वैल्यू भी दी हुई है, बोल्डर भी आता है और इसमें लाइटर भी आता है। तो चलिए इसको एक बार सेट करके यहाँ पर हेडिंग्स बना लेते हैं। हेडिंग्स मैंने बना ली है, ये देखें ये कुछ इस तरह से नजर आ रही हैं। अब इनको मैं कुछ आईडी भी दे देती हूँ। जैसे इसको मैंने H1 दे दिया आईडी। तो ये मैंने इन सबको जो है वो H1, H2, 3 और 4 के नाम से आईडी भी दे दी है। स्टाइल में आके मैं इस हेडिंग को कोई भी स्टाइल दे देती हूँ। H1 को कोई स्टाइल देना है।
फॉर एग्जाम्पल इसको मैं फॉन्ट वेट दे देती हूँ कुछ, मैंने फॉन्ट वेट दे दिया है लाइटर, ठीक है। लाइटर इसलिए दिया है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है हेडिंग वो हमेशा डार्क होती है, डार्कर होती है, क्योंकि वो हेडिंग होती है, तो इसलिए। तो अभी इसको मैंने लाइट वेट दिया है। अब जाके देखते हैं ये कैसे नजर आ रही है H1। ये देखें H1 अब बाकी हेडिंग से चेंज नजर आ रही है, वो एक उसका एक फॉन्ट लाइट सा आ गया, ठीक है। ये इस वजह से है क्योंकि मैंने उसको फॉन्ट वेट जो है वो लाइटर दिया है यहाँ पर। इसी तरह से हम H2 का भी फॉन्ट वेट यहाँ पे करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसका फॉन्ट वेट करते हैं सेट, इसका कर देते हैं बोल्ड। तो ये देखें इसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हेडिंग का बाय डिफॉल्ट जो है वो फॉन्ट साइज जो है वो बोल्ड होता है, तो इसलिए जब हम बोल्ड करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर H3 को भी करके देख लेते हैं, तो नॉर्मल करके देखते हैं। ये देखें ये नॉर्मल सा हो गया है। यहाँ पर हमने जो है वो फॉन्ट वेट को चेक किया। इनको आप नंबरिंग से भी दे सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे H4 है तो इस H4 को आप कोई भी फॉन्ट वेट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको कोई भी फॉन्ट वेट दे लेते हैं। ये देखें नंबर्स भी उन्होंने दिए हुए हैं, तो नंबरिंग में भी आप इसका ये साइज जो है वो दे सकते हैं। हमने यहाँ पे 700 दिया है, चेक करके देखते हैं इसको कैसा नजर आ रहा है। देखिए इसमें कोई फर्क नहीं आया क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही जो है वो बोल्ड है। 100 दिखा के देखते हैं, ये देखें अब ये अभी लाइट सा हो गया है। तो इस तरह से आप इनको नंबरिंग से भी और ये बोल्ड राइटर और ये चीजें यूज करके भी इस तरह से आप फॉन्ट वेट जो है वो सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट डेकोरेशन को। अब टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है टेक्स्ट हमारा कैसा नजर आने वाला है, टेक्स्ट के ऊपर जो भी है लाइंस उनको कैसे डेकोरेट हमने करना है। अब यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन भी आती है, ओवरलाइन भी आती है और लाइन थ्रो भी आती है, तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जैसे ये हेडिंग है तो इसको मैं यहाँ पे जाके टेक्स्ट दे के देख लेती हूँ। यहाँ पे आई H1 में मैंने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन में जाती हूँ और मैंने कहा कि मेरी लाइन जो है वो उसके ऊपर ओवरलाइन आना चाहिए या अंडरलाइन आना चाहिए या लाइन थ्रो। आप डॉटेड भी लगा सकते हैं, डैश भी। ये देखें कितनी ज्यादा इसकी आगे वैल्यूज आ गई हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ओवरलाइन करके देखते हैं। तो ये देखें जो मेरी H1 थी उसके ऊपर एक लाइन सी शो होने लग गई है। तो यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब, टेक्स्ट डेकोरेशन में ओवरलाइन का मतलब ये है कि आपको जितना टेक्स्ट है उसके ऊपर आपकी एक लाइन आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम अंडरलाइन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे आएंगे H2 को हम अंडरलाइन करके देख लेते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम अंडरलाइन को सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं। ये देखें हमारी H2 पे जो है वो एक लाइन नीचे की तरफ आ गई है जो ये शो कर रही है कि हमने अंडरलाइन प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज किया है। इसी तरह से हम लाइन थ्रो को भी यूज करके देख लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन में जाएंगे, ये आगे लाइन थ्रो। तो ये देखें जब हमें किसी लाइन को काटना होता है हम इसको लाइन थ्रो को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लाइन हाइट को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लाइन हाइट का मतलब ये है कि अगर मैंने दो लाइनें लिखी हुई हैं और उनके बीच का मुझे डिस्टेंस को देखना है या दिखाना है, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए उन दोनों के बीच में, तो उसके लिए हम लाइन हाइट को यूज करते हैं। इट कंट्रोल्स द लाइन ऑफ टेक्स्ट, लाइनों के बीच में कितना गैप आना चाहिए उसको देखने के लिए इसको यूज करते हैं। यानी एक ये लाइन मैंने लिखी हुई है और इसके नीचे ही एक ये लाइन मैंने टेक्स्ट की लिखी हुई है, तो इनके दरमियान में ये जो बीच में ये जो गैप है ये कितना होना चाहिए, ये लाइन हाइट की हेल्प से हम तय कर सकते हैं। इसको लिखने के दो तरीके हैं यहाँ पर, एक है नॉर्मल लाइन हाइट और एक है 2.5 लाइन हाइट। यानी मैं अगर उसको दे दूं कि नॉर्मल लाइन हाइट चाहिए तो बाय डिफॉल्ट ही नॉर्मल होती है हमारी लाइन हाइट, लेकिन अगर मैं 2.5 टाइप की लाइन हाइट उसको देना चाहती हूँ तो इसका मतलब है कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल। यानी नॉर्मल में अगर थोड़ा सा गैप आ रहा था तो 2.5 में यानी उसका 2.5 टाइम्स जो है वो गैप बढ़ जाएगा।
अब अगर इसको मैं 2 लिख दूं, ये 2 टाइम्स नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको जो है वो कम करना चाहती हूँ या ज्यादा करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अब यहाँ देखें ये मेरा पैराग्राफ है, और अगर मैं VS कोड में जाऊं और यहाँ पैराग्राफ में जाकर इसकी मैं लाइन हाइट सिलेक्ट कर लेती हूँ। लाइन हाइट शुरुआत में नॉर्मल दे दूं, और ये देखें इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट जो लाइन हाइट है वो नॉर्मल ही होती है। अब अगर इसमें मैं चेंज कर दूं, 2.5 ही कर दूं, तो ये देखें कितना ज्यादा गैप आ गया है। अब काफी ज्यादा इन दोनों लाइंस के बीच में और इसके बीच में भी गैप आ गया है। अब अगर इसको हम कम करना चाहते हैं, 0.5 कर दें, अब देखते हैं कि ये कितना गैप बन रहा है। तो ये देखें ये बिल्कुल मर्ज हो गई हैं एक दूसरे के अंदर लाइनें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लाइन हाइट को। अब यहाँ पे मैं 1.5 दे दूं, अगर ये देखें अब ये थोड़ा सा नॉर्मल लग रही हैं। तो इस तरह से आप लाइन हाइट प्रॉपर्टी को यूज करके अपनी लाइन की जो हाइट है और अपने टेक्स्ट की जो हाइट है उसको सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरह से चाहें। अब यहाँ गूगल में आके लाइन हाइट CSS सर्च करेंगे तो MDN का ये पहला लिंक आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि लाइन हाइट की काफी ज्यादा ये प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं लेटर स्पेसिंग को। लेटर स्पेसिंग कंट्रोल्स द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिहेवियर बिटवीन टेक्स्ट कैरेक्टर्स। टेक्स्ट कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि अगर आपने लिखा हुआ है ABC यानी A, यानी इस हॉरिजॉन्टल गैप को जो है वो मेजर करने के लिए जो है वो हम लेटर स्पेसिंग को यूज करते हैं। एक होता है नॉर्मल और एक 10px यानी 10 पिक्सल्स। यहाँ पे लेटर स्पेसिंग को यूज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 10 पिक्सल सेट कर देती हूँ। लेटर स्पेसिंग को इसमें CSS में पिक्सल्स की हेल्प से यूज करते हैं। ये कितना ज्यादा लेटर्स हमारे लेटर्स के बीच में गैप आ गया है, जो बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी जाकर हम इसको 5 पिक्सल्स दे देते हैं गैप। अब देखते हैं ये कैसा नजर आता है। अब देखें ये जो गैप है वो पहले की निस्बत कम हो गया है। अभी भी है सही गैप, लेकिन अब जो है वो पहले जितना नहीं रहा, कम हो गया। अभी इसको और ज्यादा चेंज करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम 2 पिक्सल्स दे देते हैं। अब देखें कैसा नजर आ रहा है। अब पहले से भी काफी बेटर नजर आ रहा है। अगर इसको 1 पिक्सल दे दें तब ये कैसा नजर आएगा। अब देखें ये नॉर्मल हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉन्ट साइज यूनिट्स इन CSS, यानी फॉन्ट साइज को जब हम यूज करते हैं तो उसको यूज करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स को यूज करते हैं। तो जब भी CSS के अंदर हम फॉन्ट साइज की बात करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं जिसकी हेल्प से हम फॉन्ट साइज को मेजर करते हैं। अब उसी को हम यहाँ पे CSS में पढ़ने वाले हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 2 किस्म के यूनिट्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एग्जाम्पल के अब यहाँ पे हमारा एक इंसान लाहौर में बैठा हुआ है और एक इंसान कराची में बैठा हुआ है, और वो एक रोड का मेजरमेंट बताते हैं कि हमारे सामने वाला, हमारे घर के सामने वाला जो रोड है वो 5 किलोमीटर का है। दूसरा आदमी जो लाहौर में बैठा हुआ है वो भी कहता है कि हमारे सामने वाले घर का जो रोड है वो 5 किलोमीटर का है। तो अब ये जो 5 किलोमीटर का उसका रोड है और उसका भी 5 किलोमीटर का रोड है, वो रोड जो है वो फिक्स ही रहेगा। ये नहीं कि आज 5 किलोमीटर का है तो कल जो है वो बढ़कर 10 किलोमीटर का हो जाएगा। यानी कि ऐसी वैल्यूज जो हमेशा फिक्स्ड होती हैं, जो चेंज नहीं होती, उनको एब्सोल्यूट वैल्यूज कहा जाता है। एब्सोल्यूट जो यूनिट्स हैं हमारे, उसमें हम पिक्सल्स को भी यूज करते हैं, PT को भी यूज करते हैं, PC को भी यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स को भी यूज करते हैं, मिलीमीटर्स को भी यूज करते हैं और इंचेस को भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं पिक्सल्स की बात करूं तो पिक्सल्स कुछ इस तरह से हैं कि 1 इंच के अंदर 96 पिक्सल्स जो है वो होते हैं। इसी तरह से अगर मैं PT की बात करूं तो 72 जो PT हैं वो हमारे 1 इंच के बराबर होते हैं। इस तरह से 12 PT जो है वो हमारे 1 PC के बराबर होते हैं।
बट इन सब को जो है वो हम यहाँ पे CSS में इतना यूज नहीं करते। जो हमारा मेन फोकस होगा या हम ज्यादा यूज करते हैं वो हम पिक्सल्स को ज्यादा यूज करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर। आ जाते हैं रिलेटिव यूनिट्स की तरफ। अब रिलेटिव यूनिट्स जो है वो हमेशा किसी दूसरे के रिलेशन में यूज किए जाते हैं, दूसरे की जगह पर कह सकते हैं कि यूज किए जाते हैं। यानी अगर मेरी स्क्रीन की जो विड्थ है 60% उसको मैं जो है वो सेट कर दूं, तो इसका मतलब है कि ये जो फुल स्क्रीन है इसका ये जो 60% है ये जो है वो मैंने सेट किया है, तो ये जो है इसके रिलेटिव आ जाएगी, यानी इसके रिलेशन में आ जाएगी। तो रिलेटिव लिंक्स को इसीलिए यूज किया जाता है। इसमें हमारे पास ये परसेंट आ जाता है, इसमें एम आ जाता है। एम यानी कि अभी जो करंट हमारे पास साइज था उसी के रिलेटिव, उसी के रिलेशन में हम लोग एक नया जो है वो साइज यहाँ पे ला रहे हैं। उसके बाद रैम आ जाता है, CH है, VH है, WV है। इसको भी आप जो है वो MDN रेफरेंस में जाकर मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी मर्जी का जैसे भी सेट करना चाहें वहां से प्रॉपर्टीज देख के सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फॉन्ट फैमिली के बारे में। फॉन्ट फैमिली हमें ये बताता है कि हमारे टेक्स्ट का टाइप क्या होना चाहिए। क्रोम के अंदर न्यू रोमन या टाइम्स एरियल जैसे जो है फॉन्ट्स वो यूज होते हैं। अक्सर जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो जो डिफॉल्ट साइज फॉन्ट फैमिली होता है वो अक्सर टाइम्स न्यू रोमन या टाइम्स रोमन ही होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे इस P को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये देखें, ये जो मेरा P है इसके नीचे जो है कुछ डंडा सा बना हुआ हमें नजर आ रहा है। इसी तरह से हम अगर यहाँ पे आए और यहाँ पर देखें तो ये जो P है इसके अंदर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये चीज जो है ये शो कर रही है कि हमारा जो है वो फॉन्ट साइज जो मेरा ये एक मैंने बनाई हुई है फाइल, इसके अंदर जो यूज हो रहा है और जो MDN की वेबसाइट के अंदर यूज हो रहा है, इससे पता चलता है कि जब भी हम किसी अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो हर वेबसाइट पे एक अलग ही फॉन्ट फैमिली जो है वो हमें दिख रहा होता है। इसको जाकर हम फॉन्ट फैमिली की हेल्प से चेंज भी कर सकते हैं। जैसा हम रखना चाहते हैं हम अपनी वेबसाइट का वैसा हम उसको रख सकते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल को सेट करने के लिए जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉन्ट फैमिली। और इसका कुछ सिंटैक्स जो है वो इस तरह से होता है। यानी जनरल केसेस में ऐसा होता है कि हम अपनी फॉन्ट फैमिली को चेंज करके किसी और फॉन्ट फैमिली में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। का जो है वो फॉन्ट साइज जो है वो स्टाइल जो है वो अक्सर न्यू रोमन होता है। अब अगर मेरे इस पेज पर जो है वो फॉन्ट साइज न्यू रोमन है और मैं इसको चेंज करके कोई और रखना चाहती हूँ तो मैं इसको कर सकती हूँ। मैं यहाँ जाऊंगी और अपने पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट साइज को सिलेक्ट करूंगी, फॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट करूंगी। अब मेरा फॉन्ट फैमिली जो है वो पहले कुछ और है और अभी मैं उसको कुछ और रखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये नीचे वाले को। तो फॉन्ट स्टाइल जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इसी तरह से आप कुछ और भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से कोई और भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये टाइम्स न्यू रोमन ये तो पहले से ही है तो मैंने ये सर्च कर लिया। इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें अब ये कुछ और तरह से नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप जाकर यहाँ पे कोई भी अपना जो है वो फॉन्ट फैमिली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। MDN रेफरेंस में आपको VS कोड जो है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप MDN रेफरेंस में जाएं तो यहाँ पर जाकर यहाँ आएंगे हम और यहाँ पर आपको बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज जो है वो मिल जाएंगी जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने VS कोड के अंदर। यहाँ से जाके यहाँ से आप इसको कॉपी करके वहां पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और इसको VS कोड के अंदर आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको देखते हैं ये कैसा नजर आ रहा है। अब ये देखें ये बिल्कुल जो है वो लाइट सा हमें नजर आने लग गया है। तो इस तरह से आप फॉन्ट फैमिली में जाकर इसको फॉन्ट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का जैसा भी आप रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको ये ट्यूटोरियल ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स भी जरूर करके बताएं कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई चीज़ और ऐड की जाए या इसको बेहतर बनाया जाए तो वो भी बताएं और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें जो इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में या इसको करना चाहते हैं।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरह से पढ़ते रहें और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें।